देखिएगा, जीभ, क्या जी? जीभ, जीभ, है ना? ठीक है, चलिए। जीभ, क्या हो? याद रखिए, स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन। स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन। बड़ी तीखा लगता है ना, बड़ी तीखा लगता है। देखिएगा, जीभ की सतह पर स्वाद ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्वाद ग्रंथि। जीभ के सतह पर स्वाद ग्रंथि पाई जाती है, जिससे हम यह अनुभव कर पाते हैं कि हम जिस व्यंजन को ले रहे हैं, जिस भोजन को हम ले रहे हैं, उसका स्वाद कैसा है। हमारे यहाँ जो खाना बनता है, इसमें देखिएगा, दाल में तो चीनी नहीं पड़ता है, लेकिन आप गुजराती खाना खाएंगे, गुजरात चले जाएंगे तो दाल में भी चीनी मिलेगा, सब्जी में भी चीनी मिलेगा, और हम लोगों को भाएगा नहीं खाना, लेकिन वहां के लोग खूब खाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि एक बार जूनागढ़ जाना हुआ और उस कड़ी में हमें मिला था वहां का खाना। 3 दिन ठहरे थे बाबू, 3 दिन में हम 3 किलो घट गए थे वजन में, खाए भी नहीं करते थे, क्या करेंगे। चलिए देखिएगा, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक और चीज बताइए कि टॉन्सिल का नाम आप लोग सुने होंगे। टॉन्सिल, लोग कहते हैं कि टॉन्सिल बढ़ गया है, नहीं हो, तो टॉन्सिल गले की बीमारी है। याद रखिएगा इस प्रश्न को हमेशा, टॉन्सिल गले की बीमारी है, टॉन्सिल रोग गले में होता है। कंटिन्यू करेंगे, जीभ आगे कंटिन्यू करेंगे। जीभ के सतह पर लिखेंगे, जीभ के सतह पर, जीभ की सतह पर, जीभ के सतह पर स्वाद ग्रंथि पाई जाती है। जीभ के सतह पर स्वाद ग्रंथि, स्वाद ग्रंथि पाई जाती है। जीभ के सतह पर स्वाद ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जिससे विभिन्न प्रकार के स्वाद का, जिससे विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है, जिससे विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्या चलता है जी? विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। जीभ के सतह पर स्वाद ग्रंथि पाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है किसका? विभिन्न प्रकार के स्वाद का। तो देखेंगे, एक बीच में जो होता है, एकदम बीचों बीच होता है, उसे हम तीखा, क्या हो? तीखा, क्या? तीखा। और उसके पश्चात जो गले के आसपास का एक एरिया होता है, जब भी होता है टॉन्सिल तो यही होता है। देखिएगा, दर्द बढ़ेगा, जब शरद गर्म होगा तब हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, हम तो ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेते हैं। देखिएगा, उन्हें फ्रिज के समान आप दे दीजिए, अगर बड़ी दुश्मनी हो किसी से और गले में टॉन्सिल की बीमारी आपको पता चल जाए कि टॉन्सिल है, मजाक में उसको पिला दीजिए ठंडा। अगले दिन से देखिए ना, वो दवा खा रहा है, एकदम बड़ा टैबलेट खाएगा, एकदम खाएगा, क्योंकि उसका टॉन्सिल तुरंत बढ़ जाएगा और बेचारा परेशान हो जाएगा, कुछ उतरेगा नहीं गला से। अन्न जल भी ग्रहण करना, पानी पीना भी उसके लिए परेशानी का सबब होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखिएगा, टॉन्सिल, क्या जी? टॉन्सिल ऊपरी भाग में
और नीचे जब आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ होता है खट्टा, खट्टा, और खट्टा के बाद नमकीन होता है। क्या होता है जी? नमकीन। और हम मीठा का भी अनुभव करते हैं, नहीं करते हो? मीठा का भी अनुभव करते हैं। तो जीभ के सतह पर स्वाद ग्रंथि पाई जाती है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन का स्वाद लेते हैं। अभी सावन का महीना है, नाम कुछ नहीं लेंगे, वरना नाम भी लेते और बड़ी बेहतरीन नाम लेते ना हो, शायद सबको वह भा जाता है। तो हम विभिन्न प्रकार का व्यंजन का पता तब लगाते हैं जब हमारे शरीर में एक जीभ है। क्या है जी? एक जीभ है। उस जीभ में स्वाद ग्रंथि है। और स्वाद ग्रंथि याद रखिएगा, कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है कि हम कोई भी भोजन कर रहे हैं और इसका स्वाद का पता नहीं चल रहा है। ऐसे तब हो रहा था जब कोरोना काल था, ज्यादा हो रहा था, जिसको वह उसका सिम्टम आता था, जिसके शरीर में उसका स्वाद खत्म हो जाता था, मतलब पता नहीं चलता था वो क्या खा रहा है, समझे? तो स्वाद ग्रंथि के कारण ही हम स्वाद का पता लगाते हैं। इसको बना लेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। गया? चलिए, अरे कभी कभी बगल वाला से भी काम चला लीजिए, है ना? का भी मत, तू बड़ी समझदार है। एक ही बार में कहता है जी सर, इतना कहीं समझ जाता है। तोड़ दिया है, सावन तोड़ दिया है। अब फ्री के मिल जाए तो क्यों नहीं तोड़े हो? फ्री के मिला होगा, सोचोगा चलो अपना राजा तो नहीं तोड़ते का। चलिए आगे देखिए, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। अब देखिएगा, ये लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि मनुष्य में इसकी संख्या कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। मनुष्य में इसकी संख्या 3 जोड़ी होती है। और याद रखिएगा कि मनुष्य में सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होता है वह कर्णमूल। क्या? कर्णमूल, जिसको हम लोग कहते हैं पैरोटिड। क्या कहते हैं? पैरोटिड, पैरोटिड कहते हैं, अर्थात पैरोटिड लार ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। कंटिन्यू करेंगे, लार ग्रंथि मनुष्य में इसकी संख्या, मनुष्य में इसकी संख्या 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी होती है। अगला पॉइंट, मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि, मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि
लाल ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड जिसको कर्णमूल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कर्णमूल। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ग्लैंड कर्णमूल होता है, कर्णमूल होता है। अब एक चीज देखिएगा कि किसी किसी के गले में गलसुआ मम्स नामक बीमारी होती है। क्या हो? गलसुआ होती है। अगला लिखेंगे पैरोटिड लाल ग्रंथि में, अगला पॉइंट, पैरोटिड लाल ग्रंथि में, लाल ग्रंथि में वायरस के द्वारा, किसके द्वारा होता है गलसुआ जी? याद रखेंगे इसको, वायरस के द्वारा संक्रमण होने से, संक्रमण वायरस के द्वारा संक्रमण होने से, संक्रमण होने से मम्स लिखेंगे, मम्स या गलसुआ। क्या हो? गलसुआ, मम्स या गलसुआ देखिएगा निकल जाता है तो लोग बहुत परेशान होते हैं। और जो भी हो सटते रहिएगा, तू ज्यादा सट लिए बाबू। चलिए आगे देखिए, मम्स या गलसुआ हो गया, नामक बीमारी होती है, बीमारी होती है। अब यहां देखिएगा कि गलसुआ नामक बीमारी किसके कारण होती है? वायरस के, बैक्टीरिया के, किससे कारण होती है जी? वायरस से होती है। ठीक है, जिसका एक अन्य नाम भी है मम्स। क्या नाम है जी? मम्स। अगला पॉइंट लिखेंगे, लाल ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ, लिखिएगा बाबू, लाल ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ सैलिवा, लाल ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ सैलिवा है, सैलिवा है, सैलिवा है। क्या है जी? सैलिवा है। इसकी मात्रा, इसकी मात्रा इसकी मात्रा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर प्रतिदिन है। इसकी मात्रा 1.5 लीटर देखेंगे प्रतिदिन है, प्रतिदिन है। इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 6.5 से, इसका पीएच मान 6.5 से 7, इसका पीएच मान 6.5 से 7 है। अब एक चीज देखिएगा, इसे मानव लाल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, सैलिवा, सैलिवा प्रतिदिन कितना निकलता है जी? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर प्रतिदिन। इसका पीएच मान हो गया आपको 6.5 से 7। आगे लिखेंगे, अब यहां हम देखेंगे कि सैलिवा में क्या पाया जाता है। सैलिवा में जो पाया जाता है वह टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? टाइलिन। धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां से हमारी पूरी पाचन क्रिया संपन्न होती है। वही हम पढ़ रहे हैं,
दांत देखे, दांत किए, दांत के बाद हम धीरे 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 अब जीभ तक पहुंच चुके हैं। तो जीभ के बाद सैलिवा, लाल ग्रंथि है, सैलिवा है, सैलिवा प्रतिदिन निकलता है 1.5 लीटर, मात्रा होता है 6.5 से 7। आगे लिखेंगे सैलिवा में, सैलिवा में सैलिवा में टाइलिन एंजाइम, सैलिवा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सैलिवा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़कर, जो देखेंगे स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बदल देता है, जो स्टार्च को तोड़कर किसे बदलता है सुगा? माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। हो गया। अब यहां लिखेंगे टाइन प्लस स्टार्च बराबर क्या करते हो? माल्टोज। क्या? माल्टोज। देखिए तो टाइलिन प्लस स्टार्च क्या कर दिए? माल्टोज। हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे आगे, कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन, कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन, कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन मुख गुहा में होता है, मुख गुहा में होता है। कहां होता है जी? यह पाचन मुख गुहा के लाल ग्रंथि द्वारा, यह पाचन मुख गुहा के लाल ग्रंथि द्वारा संपन्न होता है। यह पाचन मुख गुहा के लाल ग्रंथि द्वारा संपन्न होता है। क्या होता है जी? संपन्न होता है, अर्थात होता है। अब देखिए आगे एक प्रश्न लेंगे, प्रश्न लेते हैं। प्रश्न लिखेंगे निम्न में, निम्न में निम्न में किसका पाचन सर्वप्रथम होता है? निम्न में किसका पाचन सर्वप्रथम होता है? हो गया। निम्न में किसका पाचन सर्वप्रथम होता है? ऑप्शन डालेंगे। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, बी करेंगे प्रोटीन, सी वाला ऑप्शन डाल देंगे फैट, फैट, डी वाला आपको होगा विटामिन्स, विटामिन्स, विटामिन। आप देखिएगा इन सभी में
सर्वप्रथम पाचन किसका होगा? तो आप जानते हैं, क्योंकि हम ये भी देख चुके हैं कि खिलाड़ी को खेलने के तुरंत बाद, दौड़ने के तुरंत बाद हम ग्लूकोज देते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है जी? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिएगा कि क्योंकि वह जब खेलता है तो थकता है, और थकता है तो उसका जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि खिलाड़ी थक जाता है। कोई भी काम करने वाला व्यक्ति थकता है, दौड़ने वाला व्यक्ति थकता है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति भी थकता है। थकान का एक ही कारण है कि उसका जो ग्लूकोज है वह क्या हो गया? लैक्टिक एसिड में बदल गया, जिसके कारण वो क्या हुआ? थक गया। अब देखिएगा कि यहाँ तो किसका पाचन सबसे पहले हम ग्लूकोज पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं उसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं तो हम फुटबॉलर खिलाड़ी को 90 मिनट का जो गेम होता है, 90 मिनट में जो हाफ टाइम होता है, हाफ टाइम में हम 2 4 5 10 रोटी खिलाते हैं, खूब बढ़िया से दूध पिलाते कि दौड़िए। दूध पिलाते हैं जी? करते नहीं हो? आराम से कर देते हैं क्या? ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। आंसर क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। चलिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। चलिए, अमाशय। अमाशय की दीवार पर देखिएगा ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, अरे बैठने दीजिए उसको, कंटिन्यू करेंगे। अमाशय लिखेंगे, अमाशय के दीवार में, अमाशय के दीवार में ग्रंथि पाई जाती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कहते हो? जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर रस या जठर ग्रंथि, क्या जी? या जठर ग्रंथि कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। जठर ग्रंथि कहा जाता है ना। अमाशय की दीवार पर ग्रंथि पाई जाती है जिसे जठर ग्लैंड या जठर ग्रंथि कहा जाता है। अमाशय हो गया। अब आगे लिखेंगे इसी में, अगला पॉइंट बताइए। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ गैस्ट्रिक जूस, जिसे जठर रस कहते हैं। क्या कहते हो? गैस्ट्रिक जूस ऑब्लिक या जठर रस कहा जाता है। इसकी मात्रा कितना होता है जी? इसकी मात्रा 1.5 से 1.5 से
3 लीटर 1.5 से 3 लीटर होता है प्रतिदिन। याद रखिएगा 3 लीटर प्रतिदिन होता है, अर्थात 1.5 लीटर से 3 लीटर के बीच प्रतिदिन जठर रस क्या होता है जी? ठीक है। फिर देखिएगा अमाशय के दीवार में पाई जाती है क्या? ग्रंथियां, और ग्रंथि देखिएगा जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जठर ग्रंथि होता है जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं और गैस्ट्रिक जूस होते हैं जिसे हम जठर रस भी कहते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वह 1.5 लीटर से लेकर 3 लीटर प्रतिदिन होती है, प्रतिदिन होती है। इसी में लिखेंगे इसका पीएच मान 1.5 लीटर से 1.5 लीटर से पीएच मान हाँ, अरे लीटर नहीं होगा, इसका पीएच मान 1.5 से 2.5 होता है। 1.5 से 2.5 होता है। 1.5 से 2.5 होता है। अब चलिए अगला पढ़ाइए पॉइंट। गैस्ट्रिक जूस में निम्न पदार्थ होते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, देखिएगा जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें निम्न पदार्थ होते हैं। ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इन सभी पदार्थों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया GSVN को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे लिखेंगे गैस्ट्रिक जूस में निम्न पदार्थ होते हैं। अगला पॉइंट, गैस्ट्रिक जूस में निम्न पदार्थ होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में निम्न पदार्थ होते हैं। एक नंबर देकर लिखेंगे HCl दो नंबर में लिखेंगे पेप्सिन, ऐसे लिखिएगा HCl, पेप्सिन, एंजाइम, रेनिन एंजाइम, और अगला लिखेगा रेनिन एंजाइम हो गया। देखिएगा एंजाइम पेप्सिन, HCl और रेनिन एंजाइम। गैस्ट्रिक ग्लैंड से देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है जी? गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, अर्थात जठर रस निकलता है, जिसकी मात्रा होती है 1.5 लीटर से 3 लीटर तक, और इसका पीएच मान 1.5 से 2.5 होता है। 1.5 से 2.5 होता है। आगे देखिएगा, लिखिएगा आगे आप लिखे थे HCl लिखे थे ना जी, HCl लिखे थे, और क्या क्या लिखे थे? HCl, पेप्सिन, एंजाइम, रेनिन एंजाइम, ये लिखे थे जी, रेनिन एंजाइम। चलिए लिखिएगा HCl हेडिंग बनाइएगा, HCl के काच, HCl के काच हो गया।
HCl के कार्य। यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, अर्थात भोजन को अम्लीय बनाता है। कोई दिक्कत है वो? चलिए, तथा भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। हो गया? HCl के जो कार्य होता है, कार्य देख लीजिएगा। यह भोजन को, हम जिस भोजन को करते हैं उस भोजन को अम्लीय रूप में ले जाता है, अम्लीय स्वरूप प्रदान करता है। साथ ही साथ हम जिस भोजन को करते हैं उसमें यदि किसी प्रकार के रोगाणु होते हैं उसे HCl ही मारता है। याद रखिएगा, उसे HCl ही मारता है। अगला लिखिएगा पेप्सिन के कार्य। हो गया? यह प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन यह प्रोटीन का पाचन करता है। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा कि प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से कौन कर सकता है, तो कौन करेगा? पेप्सिन करेगा। कौन? पेप्सिन ही कर सकता है। जबकि याद रखिएगा, भोजन को अम्लीय स्वरूप प्रदान करता है HCl। क्या? HCl भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को मारने का काम करता है HCl। क्या? HCl। अब जेकरा शरीर में का मात्रा घट गई, जिसके शरीर में HCl कम हो जाए, HCl की मात्रा घट जाए, HCl ना रहे, तो विभिन्न प्रकार के रोगों से वह ग्रसित होगा ना, विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित होगा। अंततः बीजा पास तैयार होगा, व्यक्ति कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। हाँ, चलिए अगला पॉइंट। एक प्रश्न दीजिएगा। प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? देखिएगा, अमाशय में। आंसर कर लीजिएगा, अमाशय में। कहाँ होगा? अमाशय में। प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है जी? अमाशय में होता है। हो गया? चलिए, एक और बहुत ही क्रांतिकारी प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है, जो आपके लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत उपयोगी है। उपयोगी नहीं, इसको हम वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लेंगे। क्योंकि देखिएगा, प्रश्न लिखिएगा, निम्न में कौन से भोजन में प्रश्न होगा, निम्न में कौन से भोजन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन लेंगे
ऑप्शन ए लिखेंगे दूध, ऑप्शन ए दूध, बी करेंगे मांस, नाम नहीं लेना चाहिए था लेकिन क्या करें, हमें तुमसे प्यार कितना ना हो, इतना मोहब्बत है जैसे कि पूछिए नहीं। जब अरे कुछ भी नहीं, जब पढ़ा रहे तो इसका नाम न लेंगे तो काम नहीं चलेगा, चलेगा हो नहीं चलेगा, इसलिए सावन जय भोले शंकर। आगे लिखिए, चलिए लिखिएगा मांस, दाल, दाल, डी में लिखिएगा सोयाबीन, सोयाबीन हो गया। अब बीपीएससी की ओर चलते हैं, मशरूम। ए रुका, कहाँ चल रहे हो? बीपीएससी का 5वां ऑप्शन होता है ना, हो मशरूम ऑप्शन कीजिए, ई वाला, ई में कीजिएगा मशरूम। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन आए हैं कितने परसेंट, कितने हो? 5 ऑप्शन। क्या क्या? दूध है, मांस है, दाल है, सोयाबीन है और मशरूम है। अब इसका परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं कि दूध में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, मांस में कितना परसेंट होता है, दाल में कितना, सोयाबीन में कितना और मशरूम में कितना, ये देखेंगे हो। जब इसको हम देखेंगे तो क्लियर होगा हमारा आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिएगा, और क्लियर तो आंसर होगा, साथ ही साथ यदि एक कहीं से भी प्रश्न जिलेबी जिलेबी जैसे गोल गोल देके और हमें फंसाने का प्रयास करता है, हम कर लेंगे, नहीं करेंगे हो, आराम से करेंगे। आइए देखिए, दूध, दूध में लिखेंगे 3 से 5%, दूध में 3 से कितना परसेंट, जगह रखे ना लोग, और ना रखे होंगे तो फाड़ फाड़ के मीठा मीठा नहीं, एरो बनाइए, नीचे आइए परसेंट लिखिए, एरो बनाइए, नीचे आइए परसेंट लिखिए। चलिए, दूध हो गया कितना परसेंट, 3 से 5। मांस में लिखिएगा लगभग 20%। मांस में कितना परसेंट, 20%। लगभग 20%। दाल में लिखेंगे 25%। इसके बाद लिखेंगे सोयाबीन 40 से 45%, 40 से 45%। अब आता है बारी के करो मशरूम महोदय की, तो देखिएगा 80 से 85%। आपके सामने प्रश्न, निम्न में कौन से भोजन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब देखिएगा कि ये तो आपके सामने 5 ऑप्शन थे, और 5 ऑप्शन इसलिए कि हमारा जो बीपीएससी है बड़ी अजीबोगरीब बीपीएससी है, न समझे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा में ऑप्शन आते हैं 4, ये हमारे यहाँ बीपीएससी की परीक्षा में ऑप्शन आते हैं 5। इसलिए आते हैं कि परीक्षार्थी को उलझाया जाए और अपना काम करा दिया जाए, न समझे। परीक्षार्थी को गोल गोल घुमा के और धीरे से हम लोग अपना काम करा लें और अपना झोली भर लें। देखिए रहे लोग आप लोग स्थिति क्या है आज, स्थिति देखिए, बड़े बड़े अधिकारी लोग नहीं, तो बिहार सरकार के धन्यवाद करिए कि देरे जगह लेकिन जग गया, मतलब देरे आए लेकिन आ गए, और आने का मतलब आए तो अच्छे अच्छे लोगों को लेकर चले गए। अभी लगातार जांच चल रही है, देखिए क्या होता है। 56वीं से 59वीं, 56 से 59, हम तो चाह रहे हैं कि 65-66 तक जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पैसे के दम पे बहुत लोग पदाधिकारी बने हैं। इस बात को मैं दावे के साथ और इस कैमरा के सामने कहता हूँ, पैसे के दम पे बहुत सारे लोग पदाधिकारी बने हैं बीपीएससी में। यदि साफ और स्वच्छ जांच हो जाए तो शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि कॉपी जांच हो जाए, एक बार भी कॉपी जांच हो तो शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो बाहर होंगे, रोड पर होंगे, वो पदाधिकारी बन जाएंगे, जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो उनकी हक को मार करके किसी डॉन, अपने सगे संबंधियों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने अर्थतंत्र वाले मजबूत साथियों को सिस्टम में भर दिए। चलिए आइए देखिएगा, दूध में 3 से 5% मिलता है क्या जी, प्रोटीन। क्या प्रोटीन।
मांस में लगभग 20% क्या मिलता है? प्रोटीन। क्या प्रोटीन? अरे क्या मिलता है 20% मांस में? प्रोटीन। दाल में 25% क्या मिलता है जी? दाल में प्रोटीन की मात्रा कितना परसेंट होती है? कितने परसेंट? दाल में प्रोटीन की मात्रा 25%। सोयाबीन में जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट? 40 से प्रोटीन सोयाबीन में कितना परसेंट? इसके बाद देखिएगा मशरूम में प्रोटीन की मात्रा कितना परसेंट? 80 से 85। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा 80 से 85%। कितना परसेंट हो? 80 से 85% मशरूम में मिलता है प्रोटीन। क्लियर? चलिए आगे लिखेंगे रेनिन के कार्य। रेनिन के कार्य रेनिन के कार्य कंटिन्यू करेंगे। यह विशेष प्रकार का प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। यह विशेष प्रकार का प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। अब देखिए जब केसिन आया तो दूध आएगा ही आएगा। क्या आएगा जी? दूध। अगला पॉइंट लिखेंगे केसिन प्रोटीन किसमें हो? दूध में पाया जाता है। अब देखिए जब केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है तो दूध का रंग उजला भी होता है केसिन के कारण। किसके कारण हो? केसिन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है कैरोटीन और विटामिन B2 के कारण। इसके कारण कैरोटीन और विटामिन B2 के कारण। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये पूरा हो गया। आगे लिखेंगे केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है। कैसा होता है जी? उजला होता है। अगला लिखेंगे दूध का रंग हल्का पीला। दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन एवं विटामिन B2 के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है जी? हल्का पीला होता है। दूध का रंग हल्का पीला होता है। हो गया जी। अगर लिखेंगे दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण जी? दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण? दूध का रंग उजला किसके कारण? केसिन के कारण। दूध का रंग हल्का उजला किसके कारण? दूध का रंग उजला होता है क्यों? केसिन के कारण। और केसिन जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन करता है? कौन? रेनिन एंजाइम रेनिन करता है। यह विशेष प्रकार का प्रोटीन केसिन का पाचन रेनिन करता है। विशेष प्रकार का प्रोटीन केसिन का पाचन। अब देखिएगा
आगे लिखेंगे दूध में, अगला पॉइंट, दूध में क्या हुआ सनी, लिखिएगा B2, अब B11 नहीं है। चलिए आगे लिखेंगे दूध में लोहा, दूध में लोहा नहीं पाया जाता है। दूध में लिखेंगे आगे, दूध में लोहा नहीं पाया जाता है। अब लोहा पाया जाता है हरे साग सब्जी पत्तेदार सब्जियों में, पालक में सबसे अधिक पाया जाता है। लोहा का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है जी, पालक है, इसीलिए दूध में लोहा नहीं पाया जाता है। अब एक चीज लिखिएगा, दूध हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, सावन के महीना आप गाय में बोल पा दोबारा नहीं जाएंगे। 5 तारीख के जाना है, बाबा के दर्शन करें, और लगातार उधर चल रहा है आज बहुत, कोई बात नहीं है। देखिए इससे मतलब नहीं कि सोमवारी एक नंबर वाले, हम पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए, बातें बाबा भी समझते हैं कि अगर यहाँ से नहीं पढ़ाएगा तो बंदा क्या लेकर आएगा, नहीं, इसे कोई बात नहीं, बाबा जी को हम अपना कर लेंगे। चला दूध कंटी करेंगे, लिखेंगे दूध, 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 मांस, मांस, मछली, मछली, अंडा, अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध, मांस, मछली, अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। समझ आ रहा है कुछ? विटामिन सी का सर्वोत्तम उदाहरण आंवला होता है, और खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। आप जानते हैं ना दूध खट्टा, ना मांस खट्टा, ना मछली खट्टा, ना अंडा खट्टा, ये सब खट्टा नहीं होते, और यही कारण है कि इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। लोहा, लोहा जो है वह किसमें, पालक में पाया जाता है, तो किसमें नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, दूध में लोहा नहीं पाया जाता है, दूध में लोहा नहीं पाया जाता है। प्रश्न लेंगे, थोड़ा कंटिन्यू और फास्ट करेंगे। प्रश्न, निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए, आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करता है, हार्मोन उत्पन्न करता है। आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करता है। हो गया? अब इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आंसर केवल करेंगे हम। आंसर एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल आंसर करेंगे, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला। समय के अभाव को देखते हुए जल्दी जल्दी आंसर करा रहे हैं। एड्रिनल मेडुला क्या होगा जी, एड्रिनल मेडुला। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है, निम्न में कौन से एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है, सहयोगी है, सहयोगी है, आंसर कर लीजिए। क्या होगा जी, रेनिन। क्या होगा आंसर, रेनिन। और जिसके शरीर में एक मात्रा घट गया, ये ब्रजेश यादव इधर देख, दूध पिएगा, जैसे पिएगा वैसे निकल जाएगा, हा 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 करके निकलेगा, वो हड़हड़ गड़गड़ होगा और बाहर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
रेनिन की मात्रा घटी, दूध आया, दूध गया, फायदा नहीं होगा, याद रखिएगा। नहीं पूरा हुआ आप लोग का? अरे हो गया, चलो दरोगा जी हो गया। आगे लिखिएगा। दरोगा जी कहने का मतलब आप दरोगा बनिए, पापा जी के दरोगा बनने से कोई फायदा नहीं। इधर देखना, दरोगा जी इसलिए कहे कि आप दरोगा बन जाइए। हम आशा करते हैं कि इस संस्थान का, इस एरिया का पहला ओबीसी दरोगा आप ही बने। महिला में ना हो, पुरुष तब अवलोन भगलोन बनिए जाएगा वो, महिला में। चलिए आगे लिखिएगा आपका प्रश्न। रेनिन एंजाइम के द्वारा, रेनिन एंजाइम के द्वारा, रेनिन एंजाइम के द्वारा किसका पाचन होता है? किसका पाचन होता है? उत्तर करेंगे, इसका आंसर करेंगे बाबू, मिल्क प्रोटीन का, मिल्क प्रोटीन का। अब प्रश्न मॉडरेट है, याद रखिएगा, मिल्क प्रोटीन का। अगला प्रश्न करेंगे, गैसीय स्थिति में, गैसीय स्थिति में, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर करेंगे इथाइलिन। आंसर करेंगे इथाइलिन। क्या होगा जी? इथाइलिन। अगला करेंगे प्रश्न, निम्न में कौन सी ग्रंथि, निम्न में कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, स्रावित करती है? आंसर करेंगे लैक्रिमल। हाँ, लैक्रिमल। आंसर करेंगे लैक्रिमल, लैक्रिमल। अगला, सेक्रेटिन क्या है? अगला प्रश्न होगा, सेक्रेटिन क्या है? सेक्रेटिन क्या है? आंसर करेंगे हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन। अगला, रेशम ग्रंथि, रेशम ग्रंथि, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है? रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है? आंसर करेंगे लार ग्रंथि का। किसका जी? लार ग्रंथि का। अगला, लार किसके पाचन में सहयोग करती है? लार किसके पाचन में सहयोग करती है? आंसर करेंगे स्टार्च। लार किसके पाचन में सहयोग करती है? आंसर करेंगे क्या जी? स्टार्च। अगला, निम्न में
निम्न में कौन सी ग्रंथि, अरे स्टार्ट लिख लिए, निम्न में कौन सी ग्रंथि, निम्न में कौन सी ग्रंथि, निम्न में कौन सी ग्रंथि निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है। हो गया। इधर देखिए पीयूष ग्रंथि, क्या होगा आंसर, पीयूष ग्रंथि, आंसर कर लीजिएगा पीयूष ग्रंथि। हो गया। ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा, यह एक प्रकार का सेक्स हार्मोन भी होता है। आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे लिखिएगा निम्न में किसमें आयोडीन पाया जाता है। आंसर करेंगे थायरॉक्सिन, आंसर करेंगे थायरॉक्सिन। क्या होगा जी, थायरॉक्सिन। दोस्तों यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। श्रेया जीएस विजन आपका अभिनंदन करता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।